नमस्कार, मैं हूं अविनाश जगनावत जी। राजस्थान के खास कार्यक्रम हेलो डॉक्टर में आप सभी का स्वागत है। और आज हमारे साथ में जुड़े हैं पैसिफिक मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल के कैंसर रोग विभाग के एचओडी डॉक्टर मनोज महाजन। डॉक्टर साहब, आपका स्वागत है इस कार्यक्रम में। नमस्कार। डॉक्टर मनोज महाजन पिछले करीब 15 वर्षों से कैंसर रोग विशेषज्ञ के रूप में अपनी सेवाएं दे रहे हैं। आपने देश के कई बड़े चिकित्सक संस्थानों में काम किया है और वर्तमान में पैसिफिक मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल में आप सेवाएं दे रहे हैं। डॉक्टर साहब, सबसे पहले मैं आपको जानना चाहूँगा कि जब भी किसी के परिवार को ये पता चलता है कि उनके किसी सदस्य को कैंसर की बीमारी है या उसको कैंसर हो गया है, तो एक अलग तरह की चिंताएं जो है वो परिवार के लोगों में आ जाती है, मरीज खुद घबराने लगता है। तो क्या वर्तमान दौर में भी, जबकि इतनी तरक्की चिकित्सा महकमा जो है वो कर चुका है, तो इतना ही डरावना ये बीमारी है या अब डरने की बात नहीं है? कुछ चीज़ें इसमें, ये जो डर कहाँ से है ये पहले हम जान लेते हैं। डर एक्चुअली अगर हम अपने भूतपूर्व या इतिहास को देखेंगे, कैंसर की हिस्ट्री को देखेंगे, तो लगभग हम 50 साल पहले कैंसर की हिस्ट्री कीमोथेरेपी की शुरू हुई है। और सर्जरी की अगर बात करें तो लगभग 150 साल पुरानी हिस्ट्री है। तो पहले जब 150 साल पहले जो सर्जन्स होते थे वो सिर्फ ऑपरेशंस करते थे, लेकिन कैंसर एक भयावह बीमारी उस समय से रही है। तो उसमें ये होता था कि बीमारी वापस आने के चांसेस सिर्फ ऑपरेशन से काफ़ी बार हो जाते थे, और बीमारी जब भी वापस आती थी तब मरीजों में, मरीजों के परिवारों में और सोसाइटी में ये भय का माहौल तब से पैदा हुआ है। लेकिन जो एडवांसेस हुए, लगभग मैरी क्यूरी जी ने जब रेडिएशन की खोज की, उसी समय एक पता चला था कि रेडिएशन से भी कैंसर का इलाज कर सकते हैं। तो उस समय 100 साल पहले लगभग रेडिएशन, ऑपरेशन और रेडिएशन ये दोनों एक अहम पार्ट थे ट्रीटमेंट का। जब और वर्ल्ड वॉर 2 में कुछ केमिकल गैसेस की वजह से कुछ जो सोल्जर्स थे उनकी गिठाने कम हो गई थी, तो पता चला कि दवाइयों से भी या केमिकल से भी कैंसर का इलाज हो सकता है। तो उस तरह से कीमोथेरेपी ने रूप लिया है। तो साधारणतः अगर देखेंगे तो ये काफ़ी टॉक्सिक या साइड इफ़ेक्ट बहुत ज़्यादा होने वाली केमिकल्स थे शुरू में। और उसकी साइड इफ़ेक्ट जो थे, जैसे कि हम कहते हैं कि हमेशा उल्टियाँ होना, बाल झड़ना, ये इतने टॉक्सिक लेवल पे होते थे कि पेशेंट ट्रीटमेंट लेने से इनकार कर देते थे। लेकिन जैसे अब ओवर द लास्ट 20 ईयर्स 30 ईयर्स इवॉल्वमेंट इतना हुआ है कि कैंसर की दवाइयों में भी काफ़ी सुधार आया है, काफ़ी एडवांसेस आए हैं, उनसे होने वाले साइड इफ़ेक्ट्स में भी पता करने के लिए काफ़ी एडवांसेस आए हैं। तो हम कैंसर का ट्रीटमेंट भी करते हैं, एडवांसेस से साइड इफ़ेक्ट भी कम करते हैं, और साइड इफ़ेक्ट कम करने के लिए भी एडवांसेस दवाइयाँ हैं। तो ओवरऑल अगर सारी चीज़ें देखें तो पहले वाला जो भय का माहौल था वो माहौल अभी भी परकोलेट हो रहा है सोसाइटी में, लेकिन जो नए एडवांसेस है उससे जो कॉन्फिडेंस धीरे धीरे आ रहा है, जैसे जैसे हम हमारे सर्वाइवर जो लॉन्ग टर्म ठीक होने वाले पेशेंट देखते जाएंगे, वैसे वैसे भय का माहौल धीरे धीरे कम होगा। जैसे जैसे सोसाइटी जागरूक होगी कैंसर के बारे में, वैसे वैसे भय कम होगा, ऐसा मुझे लगता है। डायग्नोस कराने के बाद पता चल जाता है कि कैंसर की बीमारी है, क्या उससे पहले ऐसे कोई सिम्टम्स है, बॉडी के अंदर कोई चेंजेज आए या ऐसी कोई फीलिंग्स वगैरह आती है जिससे कि पता चल पाए कि यार ये कैंसर के लक्षण हो सकते हैं? या डायग्नोस से पहले कैसे पता चल सकता है कि भाई ये कैंसर हो सकता है एक कॉमन मैन को? बिल्कुल, एक सिंपल सी लैंग्वेज में अगर हम बात करें तो कैंसर क्या है पहले ये जान लेते हैं। कैंसर ये अपनी ही सिस्टम से आया हुआ एक बीमारी का स्वरूप है, या हम थोड़ा सा और सोशलिस्टिक लैंग्वेज में बोले तो इट इज़ अ रिबेलियस फॉर्म। जो एक रिबेल फॉर्म में अपने ही सिस्टम के अगेंस्ट एक रिबेल होता है, उसको हम मोटे मोटे तौर पे कैंसर बोलते हैं। तो जो भी हर सिस्टम का काम जो है वो, लेट से अगर हम फेफड़ों वाली सिस्टम की बात करें या रेस्पिरेटरी सिस्टम की बात करें, तो उसका काम होता है सांस लेना, जो सिक्रेशंस होते हैं वो क्लियर करना और ऑक्सीजनेशन करना। तो इसमें जब भी प्रॉब्लम आएगा तब इस सिस्टम से जुड़े हुए सारे फंक्शन डिसफंक्शनल हो जाएंगे और उसके सिम्टम्स आएंगे। अगर लेट से लीवर का फंक्शन है, लीवर में बीमारी है, तो लीवर के जो भी काम है वो काम हावी होंगे और अल्टीमेटली लीवर का डिसफंक्शन मैनिफेस्ट होगा। किडनी का कैंसर है तो किडनी के जो काम होते हैं वो काम अफेक्ट होंगे और किडनी वाले सिम्टम्स मैनिफेस्ट होंगे। तो कैंसर ये ऐसी बीमारी है जिसमें
एक सिस्टम से रिलेटेड लक्षण नहीं दिखते, बल्कि हर सिस्टम के हर अपनी सिस्टम का लक्षण दिख सकता है। जहाँ जहाँ बीमारी रहेगी या जहाँ जहाँ उसका मूल ओरिजिन होगा, प्राइमरी कैंसर का ओरिजिन होगा, वहाँ के लक्षण पेशेंट को मैनिफेस्ट होते हैं। तो ये एक थेरी पार्ट हो गया या समझाने वाली बात होगी कि कहाँ के लक्षण आए। तो अभी अगर अपन एक्चुअल फैक्ट्स क्या होते हैं और कैसे क्या लक्षण आ सकते हैं ये अगर बात करें, तो अगर हम शरीर ऊपर से नीचे तक बात करें, जैसे कि अगर ब्रेन कैंसर से ब्रेन ट्यूमर्स की बात करें, तो ब्रेन ट्यूमर का फंक्शन होता है कि ब्रेन का फंक्शन होता है कि नॉर्मल सोशल एक्टिविटी रखना, सुनना, अपनी बातें करना। पैरालिसिस जो होता है वो भी ब्रेन के डिसफंक्शन से होता है। तो ये सारी चीज़ें ब्रेन के ट्यूमर के होने के कारण भी हो सकता है। जैसे कि लकवा हम देखते हैं, लकवा यूजुअली इमीडिएटली होता है, एकदम बिल्कुल कल ठीक थे और आज हुआ। तो इसमें इस तरह का कैंसर में यूजुअली ये धीरे धीरे होता है, ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम होगा, 3 हफ्ते में होगा, 4 हफ्ते में होगा, 2 महीने में होगा, 6 महीने में होगा, धीरे धीरे लकवा डेवलप होगा। तो ये लक्षण ब्रेन के डिसफंक्शन के कारण हो सकता है। दूसरा, अगर हम नीचे आते हैं, मुंह का कैंसर जो काफ़ी कॉमन है इंडिया में, तो जो अपनी शरीर की यानी अंदर मुंह की जो परत होती है ये गुलाबी रंग की होती है। तो वो जब परत अपना कलर चेंज कर देती है या वहाँ पे छाले हो जाते हैं, और ऐसे छाले होते हैं जो भरते नहीं हैं लंबे समय तक। नॉर्मली छाले अमूमन सबको होते हैं, तो वो छाले ज़्यादातर बार 8 से 10 दिनों में बिल्कुल अपने आप ठीक हो जाते हैं, या थोड़ा बहुत अपन सप्लीमेंट लेते हैं, विटामिन लेते हैं, तो उससे ठीक हो जाते हैं। लेकिन जो छाला 1 महीने के ऊपर जा रहा है, 2 महीने के ऊपर जा रहा है या 3 महीने के ऊपर जा रहा है, ऐसे छालों में कैंसर होने की संभावना बहुत ज़्यादा हो जाती है। हालांकि दूसरी कुछ बीमारियाँ होती है जैसे डायबिटीज़ है, उसमें भी इस तरह के छाले हो सकते हैं, लेकिन उनमें भी काफ़ी बार मोर और लेस इन्फेक्शन के कारण होता है और 1 आध महीने तक हीलिंग रहता है, और अल्टीमेटली अगर शुगर कंट्रोल रहा है, बाकी सारी चीज़ें हैं, तो भर भी जाते हैं। लेकिन कैंसर वाली सारी चीज़ें करने के बावजूद भी नहीं भरता है। तो ऐसे कोई छाले मुंह में जो हो रहे हैं, या मुंह का जो गुलाबी रंग का परत है वो चेंज होके वाइटिश हो रहा है, या फिर ब्लैक हो रहा है, या फिर अलग कलर का आ रहा है जो गुलाबी रंग छोड़ के आ रहा है, या उसमें गिठान जैसे दिख रहा है, तो ये ओरल कैंसर का लक्षण, मेन लक्षण आता है, जो कि हम बोलते हैं कि कॉमन हर कोई अपना ब्रश करते समय मुंह दे सकता है ओरल कैंसर्स के लिए जागरूक होने के लिए। हालांकि ये ज़्यादातर तंबाकू खाने वाले व्यक्तियों में ज़्यादा होता है। फिर अगर हम नीचे आते हैं, जैसे ही हम ओरल कैंसर, अन्न नलिका का कैंसर बोलते हैं, जैसे हम कुछ खाते हैं तो अन्न नलिका का फंक्शन होता है नीचे निगलना, या शरीर का जो अपना जो अन्न का कण होता है वो मुंह से लेके स्टमक तक लेके जाना। फूड पाइप होता है, वो पाइप धीरे धीरे नीचे स्टमक तक लेके जाती है, ये नॉर्मल फंक्शन होता है। तो जब इसमें कैंसर हो जाता है, कैंसर यानी एक जगह गिठान होगी, तो क्या होगा, हमें निगलने में दिक्कत होने लगेगी। जो नॉर्मल हम पानी पी रहे उसमें भी डिफ़िकल्टी हो रही है, फिर खाना खा रहे हैं उसमें भी डिफ़िकल्टी हो रही है। तो इसको हम बोलते हैं कि डिसफंक्शन, या ये लक्षण है इसोफेजियल कैंसर का। फिर नीचे आते हैं स्टमक कैंसर में, पेट में कोई अपन खाना गया है, वहाँ कैंसर वगैरह हो गया है, उसकी वजह से दिक्कत हो रही है, तो यूजुअली पेशेंट को पाचन क्रिया में अड़चन हो जाएगी, या फिर बार बार वोमिटिंग होगी, या फिर उनको थोड़ा सा डायरिया जैसे भी हो सकता है, या अगर लंबे समय तक रहा तो वेट लॉस भी हो सकता है। तो ये हो गया स्टमक कैंसर का। फिर नीचे आ जाते हैं कोलोन कैंसर, या बड़ी आंत का कैंसर जो होता है, जिसकी वजह से हम अन्न शरीर में पच के आगे जाता है और वहाँ से फिर आगे मल द्वार से बाहर आता है। तो बार बार मोशन को जाना, फ्रीक्वेंसी बढ़ जाना, मोशन के लिए जाना और मोशन नहीं होना, ये भी एक कैंसर का लक्षण हो सकता है। तो ये हो गए जीआई ट्रैक्ट, यानी जो अन्न नली के कैंसर है उसके हो गए। या फिर फेफड़ों के कैंसर की बात करें तो जैसे हम बोलते हैं कि खांसी आना, ये रेस्पिरेटरी सिस्टम का लक्षण है। रेस्पिरेटरी सिस्टम में कोई भी प्रॉब्लम आया तो खांसी आ सकती है। जैसे टीबी में हम अमूमन देखते हैं बुखार आना, तो वैसे ही इसमें भी खांसी बार बार आ रही है जो लंबे समय तक चल रही है, 1 साल हो गया, 2 साल, 1 महीना हो गया, 2 महीने हो गए, उसके बावजूद भी खांसी नहीं जा रही है, तो ये रेस्पिरेटरी सिस्टम का लक्षण हो सकता है। या खांसी में खून आना, ये रेस्पिरेटरी सिस्टम का लक्षण हो सकता है। लीवर कैंसर में अमूमन देखा जाता है कि गिठान हो जाती है, पेनलेस गिठान होती है, हालांकि वज़न कम होना, जिनका लीवर ऑलरेडी डिसफंक्शनल है, जैसे कि हम बोलते हैं कि सिरोसिस वाले पेशेंट होते हैं जो अल्कोहल लेते हैं, शराब का सेवन करते हैं, या जिनको हेपेटाइटिस का पहले संक्रमण हुआ है, ऐसे पेशेंट में ये कैंसर आने के लक्षण ज़्यादा होते हैं। तो उनका मॉनिटर करना, सोनोग्राफी करना, ये बहुत ज़रूरी हो जाता है। किडनी कैंसर में ये होता है कि पेशाब में से खून आना शुरू हो जाता है, तो ये किडनी कैंसर का लक्षण होगा। अगर हम ब्लड कैंसर की बात करें, ब्लड कैंसर में हम बोलते हैं कि 3 रक्त कण होते हैं। एक होता है हीमोग्लोबिन,
जो रक्त कण होता है, दूसरा होता है अपनी डिफेंस सिस्टम WBC वाइट ब्लड सेल्स बोलते हैं हम जिसको, या श्वेत कोशिकाएं बोलते हैं, और तीसरा होता है प्लेटलेट या कर्णिका बोलते हैं उसको। तो इन तीनों के फंक्शन अलग अलग होते हैं। जैसे हीमोग्लोबिन का है कि आपको ऑक्सीजन रेस्पिरेटरी सिस्टम से लेके सारे दूसरे अवयव में लेके जाना। तो जब भी ब्लड कैंसर होता है तो हीमोग्लोबिन फॉल होता है, तो हीमोग्लोबिन फॉल हुआ तो उसमें ये होगा कि आपको सांस लेने में दिक्कत आना शुरू हो जाएगा, क्योंकि ऑक्सीजन शरीर के लिए कम रहा तो सांस लेने में दिक्कत होती है। WBC अगर कम है तो WBC अपनी प्रतिकार शक्ति होती है, जैसे कि अपने को इन्फेक्शन से लड़ना, शरीर ही उस इन्फेक्शन से लड़ता है, तो वो अगर डिसफंक्शन रहा तो हमें काफ़ी तौर के इन्फेक्शन अलग अलग हो सकते हैं। तीसरा प्लेटलेट का काम होता है मेनली, जहाँ पे भी अपने को खून कट लगता है तो वहाँ पे प्लग बनाना या फिर उसको रोकना, खून को रोकना। प्लेटलेट अगर कम हो जाते हैं तो हमने जैसे डेंगू में सुनते हैं हम कि प्लेटलेट बहुत कम हो गए और ब्लीडिंग शुरू हो गई, तो वो सेम प्लेटलेट का फंक्शन कुछ कैंसर्स में इस तरह से डिसफंक्शनल होके हो सकता है। तो ये मेन सारे मोटे मोटे अगर हम बताएं तो ये सारे सिस्टम के अलग अलग कैंसर के लक्षण होते हैं, जो कि किसी में भी दिखते हैं तो उसमें हमें जागरूक रहना है। ये लक्षण अगर दिखते हैं तो सबसे पहले हमें उनका निदान करना चाहिए। सबसे इम्पॉर्टेंट है निदान। ऐसा नहीं कि ये लक्षण आए तो कैंसर है ऐसा मानना ज़रूरी नहीं है, लेकिन अगर लक्षण आते हैं तो उसको कैंसर है नहीं है इसको रूल आउट करना ज़रूरी है। इन सब में से ज़्यादा भयानक कैंसर किसको अपन कह सकते हैं कि जो? हाँ बिल्कुल, देखिए अभी जो एडवांसेस, भयानक कहने का मेरा परिमाण ये है कि ऐसा कैंसर जिसका कोई इलाज नहीं है, ये जब हम बोलते हैं तब हम बोलते हैं ये भयानक होगा। और काफ़ी ऐसे कैंसर है जिनमें अभी काफ़ी नए एडवांसेस है, इलाज है, और उन इलाजों से काफ़ी हद तक हम काफ़ी कैंसर्स को ऑलमोस्ट 70-80% कैंसर ऐसे हैं जिनका अच्छे से इलाज अगर करेंगे हम, जैसे अच्छे से इलाजों में यूजुअली सर्जरी भी होता है, रेडिएशन भी होता है, कीमोथेरेपी भी होता है, इम्यूनोथेरेपी होता है, तो अलग अलग कॉम्बिनेशन से हम कैंसर्स को कंट्रोल कर सकते हैं। तो जब तक कोई कैंसर का अच्छा इलाज अवेलेबल है तो उसको भयानक नहीं मानते हैं, लेकिन फिर भी अगर आप एग्जाम्पल्स के तौर पे गिनेंगे तो हम 2 तरीके के कैंसर भयानक मानते हैं। अगर हम ब्लड कैंसर्स को एक अलग श्रेणी दे दें और दूसरे कैंसर नॉन ब्लड कैंसर या सॉलिड ट्यूमर्स जिसको बोलते हैं उसको एक अलग श्रेणी दे दें, तो ब्लड कैंसर्स में अभी भी जो AML टाइप ब्लड कैंसर में लगभग 150 अलग अलग टाइप होते हैं वैसे देखा जाए तो उसमें से AML का जो ब्लड कैंसर का एक स्वरूप होता है वो काफ़ी घातक स्वरूप का होता है। घातक इसलिए होता है, उसके लिए इलाज तो अवेलेबल है, उसमें जो ट्रीटमेंट होता है वो उसमें भी काफ़ी साइड इफ़ेक्ट होते हैं अभी भी, तो वो उसमें हम बोलते हैं लगभग 40 से 50% पेशेंट ठीक होने की संभावना होती है। तो और अदर साइड में 50% पेशेंट को जान की रिस्क भी होती है। हालांकि दूसरे कैंसर, दूसरे ब्लड कैंसर में देखें तो ये प्रमाण लगभग 80 से 90% तक ठीक होने का है। तो उसके स्वरूप में अगर बाकी दूसरों के कंपैरिजन में बात करेंगे तो AML अभी भी घातक है। हाँ, हालांकि अगर आप 40 साल पहले 50 साल पहले बात करते थे तो 10% पेशेंट ही ठीक होते थे, 90% घातक होते थे। 90% पेशेंट में उनकी जानलेवा बीमारी मानते थे, लेकिन अभी ये प्रमाण 40-50 तक आया है। आगे इसका जर्नी भी बाकी है, लेकिन दूसरे कैंसर के कंपैरिजन में इसका ओवरऑल जो सर्वाइवल है वो या रिस्पॉन्स रेट्स है वो कम है। और अगर हम सॉलिड कैंसर या जो दूसरे अवयव के ऑर्गन्स, लंग कैंसर या लीवर कैंसर, रीनल कैंसर ऐसी बात करें तो उसमें हम सबसे घातक बिलियरी कैंसर, हिपैटोबिलियरी को बोलते हैं, जो लीवर और अपनी पित्त की थैली उसके रिलेटेड जो कैंसर है उसको हम घातक स्वरूप के लिए मानते हैं। इसलिए मानते हैं कि उसके जो एडवांसेस है, एडवांसेस तो आए हैं लेकिन उस एडवांसेस ने ऐसा परिवर्तन नहीं किया है कि उनका पेशेंट का सर्वाइवल बहुत ज़्यादा ड्रामेटिकली चेंज हुआ है। जैसे हम एक इमेटिनिब CML करके बीमारी है ब्लड कैंसर की, उसमें सिर्फ एक टैबलेट से पेशेंट, हम बोलते हैं कि 10 साल सर्वाइवल, 95% पेशेंट 10 साल रहेंगे। तो ये एक अमूलाग्र बदल हो गया या ट्रांसफॉर्मेशनल चेंज हो गया। वैसा इस हिपैटोबिलियरी कैंसर्स में नहीं है। लंग कैंसर में देखें तो अगर हम 10 साल पहले बात करते, 10 साल पहले हम बताते थे कि 5 साल तक सिर्फ 2% पेशेंट जिएंगे, सिर्फ 2%। अभी ये इसमें भी कुछ टैबलेट्स आई है और ये टैबलेट्स में हम बोल रहे हैं कि 5 साल तक लगभग 40% पेशेंट 5 साल तक जिएंगे। तो ये 2% से 40% का जो जर्नी है आखिरी 10 साल में हुआ है और आने वाले कई सालों में ये काफ़ी और बढ़ेगा। वैसा हिपैटोबिलियरी या पित्त की थैली वाले कैंसर्स में अभी भी ये
2 साल का ही सर्वाइवल हम बताते हैं, जिसमें हम बोलते हैं कि 2 साल भी 10% 20% ही सर्वाइवल है। सो दैट इज़ टू लेस एज़ कम्पेयर टू अदर्स। हालांकि एडवांसेस जारी है, आगे वाले 10 सालों में शायद अपने पास और बेटर रिजल्ट रहे, लेकिन अभी वाले इसमें हम घातक स्वरूप का तो ये हेपेटोबिलियरी कैंसर ही मानेंगे। हेलो डॉक्टर, में वक्त हो चला है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के उस पार भी हम बात करेंगे डॉक्टर मनोज महाजन से और जानेंगे कि कैंसर की इस बीमारी का उपचार किस तरह से किया जा सकता है और किस तरह से इससे बचा जा सकता है। ब्रेक के बाद एक बार आपका फिर से स्वागत है और हमारे साथ में जुड़े हुए हैं पैसिफिक मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल के कैंसर विभाग के एचओडी डॉक्टर मनोज महाजन। डॉक्टर साहब, बात कर रहे हैं इस बीमारी की। कैंसर की बीमारी जो है वो युवाओं में देखा जाए तो लगातार बढ़ती जा रही है और भी हर वर्ग के लोगों में ये बढ़ रही है। किस तरह से इससे बचा जाए और क्या बच्चों में भी कैंसर होने की संभावनाएँ रहती है क्या? यस, तो मैं पहले आपका जो कैंसर है युवाओं में जो कैंसर, हालांकि जो डॉक्यूमेंटेड लिटरेचर है हम बोलते हैं कि कैंसर ये 50 साल के बाद आने वाली बीमारी है, लेकिन आजकल हम काफ़ी मरीज़ ऐसे देख रहे हैं जो कि 30 साल में हैं, 40 साल में हैं, और ये कैंसर आखिरी हमारे 15 साल में अगर बात करें, 15 साल पहले जो प्रमाण था उससे अभी ज़्यादा बढ़ रहा है, ऐसा हमें नज़र आ रहा है। तो ये मुझे लग रहा है कि 3-4 चीज़ें हमें काफ़ी फोकस करनी चाहिए जो कैंसर के मूल कारण होते हैं। हम बोलते हैं टोबैको इज़ द बिगेस्ट रीज़न। टोबैको लगभग 30% पेशेंट में इंडिया में कैंसर का कारण रहता है। 10% पेशेंट में अल्कोहल रहता है और अनदर 10 से 15% में लैक ऑफ एक्सरसाइज और ओबेसिटी होता है। तो अगर हम आखिरी 20 साल या 30 साल में इंडिया के युवा पॉपुलेशन की ट्रैजेक्टरी देखें तो काफ़ी पेशेंट अल्कोहल का सेवन कर रहे हैं, काफ़ी लोग तंबाकू का सेवन 12-13 की उम्र से ही कर रहे हैं। जो पहले ये उम्र लगभग मेरे हिसाब से 20-22 साल के पास थी, तो उनका एक डिकेड एक्सपोजर कैंसर के ये केमिकल्स के लिए बहुत पहले हो गया। उस वजह से शराब के सेवन से और मोटापा, ये भी एक आमूमन अभी शहरों में काफ़ी लोग मोटे पाए जाते हैं। तो ये 3 मेन प्रमुख कारण हैं जिसमें युवाओं में भी ये कैंसर का प्रमाण बढ़ रहा है। बच्चों में भी क्या कैंसर की बीमारी हो सकती है? बच्चों में भी कुछ कैंसर होते हैं, लेकिन बच्चों के कैंसर युवा या अडल्ट कैंसर से काफ़ी अलग होते हैं। बिल्कुल उनका नेचर भी डिफरेंट होता है, और यूजुअली बच्चों वाले कैंसर्स में हम बोलते हैं कि ज़्यादातर मरीज़ बिल्कुल ठीक हो जाते हैं पूरा ट्रीटमेंट लेने से। पूरा ट्रीटमेंट में यूजुअली इसमें कीमोथेरेपी, सर्जरी, रेडिएशन, ये सारी चीज़ें कंबाइंड होती है। तीनों का अगर हम कॉम्बिनेशन दें तो बच्चों वाले काफ़ी कैंसर्स ठीक हो जाते हैं। क्या महिलाओं में जो कैंसर होता है और पुरुषों में कैंसर होता है उसमें भी कोई फ़र्क है, या इन दोनों के खान पान का कोई किस तरह से बदलाव किया जाए तो इससे बचा जा सकता है? बिल्कुल, जैसे कि मैंने कहा कि अभी मेन प्रमुख कारण जो बताया, तंबाकू, शराब और लैक ऑफ एक्सरसाइज। तो महिलाओं में जो हम देखते हैं कि महिलाओं में पूरे भारतवर्ष में यूजुअली महिलाएं तंबाकू का सेवन नहीं करते हैं, स्पेशली
हम अगर कुछ मेट्रोज़ की बात छोड़ दें तो ज़्यादातर महिलाएं इवन ग्रामीण भाग में या शहरी भाग में भी तंबाकू का सेवन नहीं करते। तो उनके होने वाले कैंसर जो होते हैं वो थोड़े से अलग होते हैं। मेनली महिलाओं में ब्रेस्ट कैंसर का सबसे कॉमन कैंसर पाया जाता है, सर्वाइकल कैंसर काफ़ी कॉमनली पाया जाता है। इवन जो लंग कैंसर होता है पुरुषों में और महिलाओं में उसका अंतर होता है। लंग कैंसर जो महिलाओं में होने वाला लंग कैंसर है उनके रिजल्ट काफ़ी अच्छे होते हैं, यानी उनको अगर हम ट्रीटमेंट करेंगे तो उनका लॉन्ग टर्म सर्वाइवल भी काफ़ी अच्छा होता है। तो उसको हम कुछ हद से अच्छे कैंसर्स मानते हैं, महिलाओं वाले कैंसर्स। अगर अपन पैसिफिक मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल की बात करें, यहाँ के कैंसर विभाग जो है उसकी बात करें, किस तरह से उसको हाईटेक बनाया गया है ताकि अगर कोई मरीज यहाँ पर आए तो उसको बेहतर उपचार मिल सके, और कितना अगर किस स्टेज पे वो यहाँ पे पहुँचे तो भी उसके बचने की संभावना जो है वो ज़्यादा यहाँ पर रहती है। हमारा सबसे बड़ी पैसिफिक मेडिकल कॉलेज में सबसे बड़ी उपलब्धि है स्काल्प कूलिंग मशीन। स्काल्प कूलिंग मशीन क्या होती है? स्काल्प कूलिंग मशीन ये है कि कीमोथेरेपी में आमूमन बाल जाते हैं, पुरुषों के भी जाते हैं, महिलाओं के भी जाते हैं। और ये जो नया एडवांसेस है, ये मशीन ऐसी मशीन है जो प्रदेश में सबसे पहले हमारे पास लगी है और अभी भी किसी के पास नहीं है। हम 3 साल से अलग अलग पेशेंट्स के लिए इसका यूज़ कर रहे हैं और हमने पाया है कि जो मशीन हम जब यूज़ करते हैं तो ऑलमोस्ट 80% पेशेंट जो मशीन यूज़ करते हैं और कीमोथेरेपी लेते उनके बाल नहीं झड़ते। तो हम जैसे हम कह रहे थे कि पहले कैंसर का इलाज होता था बीमारी को हटाने के लिए, अभी हम कॉस्मेसिस और एस्थेटिक्स पे भी सोच रहे हैं कि महिलाओं में साइड इफ़ेक्ट कम हो, पुरुषों में साइड इफ़ेक्ट कम हो। जो उनका एक विशेष अंग होता है, बाल अपने शरीर का विशेष अंग होता है, वो खोने की वजह से एक ट्रॉमा भी होता है, तो उसके बारे में भी बात करें और उसके बारे में सोच के उसका भी इलाज करें। तो इसके लिए पैसिफिक मेडिकल कॉलेज एक अग्रणी रहा है और उसमें हम काफ़ी अच्छा काम कर रहे हैं। पेशेंट कैंसर का इलाज तो करना ही है, लेकिन एस्थेटिक्स पे भी हमें सोचना है। अगर किस स्टेज पे यहाँ पर पेशेंट आए तो उसका इलाज जो है वो आसान हो जा सकता है, और क्रिटिकल कंडीशन कई बार पता नहीं चल पाता है कि कैंसर की बीमारी से मरीज ग्रसित है, और लास्ट स्टेज में या बहुत आधे से भी ज़्यादा आगे निकल जाए उसके बाद पता चल पाता है। तो उनको किस तरह से उपचार दिया जा सकता है, या उनको ट्रीटमेंट करने को लेके किस तरह से अपन ने यहाँ पे डेवलप पेशेंट यहाँ पे हम आजकल जो एडवांस स्टेजेस में इम्यूनोथेरेपी दी जाती है, टारगेटेड थेरेपी दी जाती है, तो वो सारी थेरेपीज़ हमारे पास अवेलेबल है। और जो एडवांस स्टेजेस में इम्यूनोथेरेपी और टारगेटेड थेरेपीज़ के रिजल्ट भी काफ़ी अच्छे हैं। जो हम सुनते हैं कि यूएस में ऐसा इलाज हो रहा है, यूके में ऐसा इलाज हो रहा है, यूरोप में ऐसा सिमिलर काइंड ऑफ इलाज भी हम यहाँ पे कर रहे हैं। कुछ पेशेंट का हमने दवाइयाँ इंपोर्ट करके भी ट्रीटमेंट करा है और उनके रिजल्ट काफ़ी अच्छे पाए गए हैं। तो मेन इसेंस वही है, जो रिकमेंडेड है, जो प्रूवन है, वो ड्रग्स अगर हम लेते हैं तो इवन एडवांस स्टेजेस में भी हम ये कर पाते हैं, पेशेंट की बीमारी को कंट्रोल कर पाते हैं। कोई ऐसा मरीज जो कि जिसका आपने इलाज किया हो, वो स्वस्थ होकर यहाँ से गया हो, जो कि आपके मेमोरी में हो कि नहीं, इस स्टेज पे आए हुए मरीज का भी हमने यहाँ पे अच्छे से इलाज किया और वो स्वस्थ होकर गया, तो यहाँ पे जो मरीज आते हैं किस तरह से आप उनको उनकी मानसिक स्थिति संतुलन जो है वो बना रहे, उसके लिए आप उसको प्रेरित करते हो, और ऐसा किस मरीज का आपने इलाज किया कि जो कि दूसरे मरीजों के लिए भी एक ये हो सके कि नहीं, हमें भी बच सकता हूँ? अगर इसमें हम कहेंगे कि एग्जाम्पल्स तो काफ़ी है हमारे। ऑलमोस्ट अगर हम लिस्ट देखें कैंसर सर्वाइव करके, हमारे पास लगभग 400 से 500 पेशेंट ऐसे हैं जो लंबे समय से चल रहे हैं, 5 साल के ऊपर उनका ट्रीटमेंट ख़त्म लेके हो गया है एंड दे आर विद अस। तो हमारे पास तो बहुत सारी स्टोरीज़ है, एक पर्टिकुलर 2-3 स्टोरीज़ मैं कहूँगा। एक पेशेंट हमारे ऐसे थे जिनको 3 अलग अलग प्रकार के कैंसर थे, 3 अलग अलग प्रकार के कैंसर एक ही पेशेंट में, और उनका हमने इलाज किया है। ही स्टिल डूइंग वेल, अभी भी वो एक बड़े पद पे है बांसवाड़ा संभाग में, और एक प्राइवेट बैंकिंग का उनका पूरा इंचार्जशिप लेके रखा है, एंड ही इज़ डूइंग वेल एंड ऑलमोस्ट ट्रीटमेंट को 8 साल हो गए हैं। तो 3 अलग अलग कैंसर से जूझना और उसके साथ फिर नॉर्मल लाइफ पे आना एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी भी लेना, सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी लेके खुद की बॉडी को संभालते हुए उन्होंने काफ़ी बड़े पद पर हासिल किया है। ये भी एक गौरव की बात है, हमारे लिए गौरव की बात है। कुछ पीडियाट्रिक कैंसर है जो बच्चों के कैंसर का इलाज हमने किया था, वो आज आर्मी में सोल्जर्स है और ऑफिसर्स है, तो उनको देख के भी हमें लगता है कि उनके लिए जो ट्रीटमेंट के लिए हमने जो पैशन रखा वो वर्थवाइल रहा, और अभी वो सोसाइटी को अपनी सेवाएं दे रहे हैं अलग माध्यम से। एक कुछ
एक फैमिली भी ऐसी है जिनमें हस्बैंड वाइफ दोनों को अलग अलग कैंसर्स है और उनका इलाज हमने किया है और उनको भी मोर देन 5 साल 7 साल हुए। तो ब्रेस्ट कैंसर है, ब्लड कैंसर से, तो ऐसे सारे काफ़ी एग्जाम्पल्स तो बहुत सारे हैं। एक यानी हम अगर लेने बैठेंगे तो बहुत चर्चा लंबी हो जाएगी। मैं सिर्फ मेरा एक संदेश ये रहेगा कि कोई भी कैंसर इलाज नहीं हो सकता, इसके लिए डॉक्टर के पास नहीं जाना उचित नहीं है। इलाज हो सकता है, हमारे पास अगर साधन है और रिसोर्सेस है तो हम डेफिनेटली इलाज का प्रयास कर सकते हैं और इलाज भी हो सकता है। लोगों में जागरूकता है कैंसर को लेके, उसको लेके पैसिफिक मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल किस तरह से प्रयास कर रहा है? यहाँ पे क्या वर्कशॉप वगैरह आयोजित की जाती है, लोगों को जोड़ा जाता है, या बाहर से और कोई विशेषज्ञ को बुला के कुछ किया जाता है? तो वो उसके लिए क्या आप लोग काम करते हैं? यस, हम पूरे उदयपुर संभाग में आखिरी 3 साल से नेशनल लेवल की कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं, जो कि टाटा से, एम्स से, बेंगलोर, अहमदाबाद, यहाँ से सारे कैंसर के विशेषज्ञ जुड़ते हैं और वो अपने प्रबंध रखते हैं। अलग अलग जो रिसर्च हुए उसमें हमारे मरीज़ों के लिए, इंडियन मरीज़ों के लिए, भारतीय मरीज़ों के लिए क्या उपलब्धि करा सकते हैं, दवाइयों का मैक्सिमम यूज़ कैसे कर सकते हैं, उनका मैक्सिमम इफेक्ट कैसे बढ़ा सकते हैं, इसके लिए हम हर साल कॉन्फ्रेंस करते हैं। आखिरी 3 साल से कर रहे हैं और हमारा काफ़ी अच्छा रिस्पॉन्स आया हुआ है उसमें। तो और उनसे कनेक्ट होते हैं तो काफ़ी चर्चाओं में से पैसिफिक के लिए भी एक फ़ायदेमंद है कि यहाँ पे काफ़ी लोगों ने इंटरेस्ट दिखाया है कि वो यहाँ पे आके उनकी सेवाएं दें। अपन और आगे किस तरह की टेक्नोलॉजी लाने के ऊपर विचार कर रहे हैं कि भाई ये एडवांस टेक्नोलॉजी जो है वो यहाँ पर आ जाए, उसके बारे में अगर आप? इसमें एडवांस टेक्नोलॉजी में 2-3 चीज़ें हैं जो उदयपुर संभाग में कहीं पे भी नहीं है। जैसे कि हम बोलते हैं बोन मैरो ट्रांसप्लांट, अभी तक उदयपुर संभाग में कहीं पे भी नहीं है। तो हम और हमारी मैनेजमेंट साथ में मिलकर कोशिश कर रहे हैं कि बोन मैरो ट्रांसप्लांट की सुविधाएं उदयपुर संभाग के लोगों के लिए अवेलेबल हो और हम उसको लोकार्पण करें। तो ये थे पैसिफिक मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल के कैंसर रोग विभाग के एचओडी डॉक्टर मनोज महाजन, जिनसे हमने जाना कि किस तरह से कैंसर की बीमारी होती है, कैसे उससे बचा जा सकता है और पैसिफिक मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल में किस एडवांस टेक्नोलॉजी के साथ यहाँ पर उपचार किया जा रहा है और साथ ही साथ यहाँ पर जो मरीज आते हैं किस तरह से उनका मानसिक संतुलन बनाए रखने के लिए यहाँ की टीम जो है वो काम कर रही है। इन तमाम चीज़ों के बारे में डॉक्टर मनोज महाजन ने हमसे विस्तार से बात की। हमारे अगले एपिसोड में हम और किसी डॉक्टर से बात करेंगे और किस तरह से हम अपने आप को स्वस्थ रख पाएँ, ये जानकारी आप तक पहुँचाएंगे। धन्यवाद। नमस्कार।